आज हम भारत की एक बहुत बड़ी आर्थिक कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। पंचवर्षीय योजनाएं। सुनने में थोड़ा सा टेक्स्ट बुक जैसा लगता है ना? बिल्कुल। लेकिन असल में ये कहानी किसी थ्रिलर से कम नहीं है। बिल्कुल। इसमें बड़े सपने हैं, बड़ी बड़ी गलतियां हैं, एक देश के दिवालिया होने की कगार पर पहुंचने का ड्रामा है, और फिर जबरदस्त वापसी की कहानी भी है। तो जरा सोचिए, 1947 में आजाद हुआ एक देश जिसके खजाने खाली हैं, करोड़ों लोग गरीब हैं और सुई से लेके कार तक सब कुछ बाहर से मंगाना पड़ता है। बिल्कुल। ऐसे देश को आप अपने पैरों पर कैसे खड़ा करेंगे? भारत का जवाब था प्लानिंग, यानी योजना बनाकर। आज हम 1951 से 2017 तक के इस पूरे सफर को समझेंगे, जानेंगे कि ये योजनाएं क्या थी, इनके पीछे की सोच क्या थी और 65 साल बाद इस आइडिया को क्यों छोड़ दिया गया। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। हाँ, और कहानी शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि उस समय प्लानिंग का आइडिया इतना आकर्षक क्यों था। सही बात है। देखिए, आजादी के बाद देश के सामने गरीबी, बेरोजगारी और एक ठहरा हुआ कृषि क्षेत्र, ये 3 दैत्य खड़े थे। बहुत बड़ी चुनौतियां। हाँ, संसाधन इतने कम थे कि उन्हें बर्बाद होने नहीं दिया जा सकता था। तो उस वक्त के नेताओं को लगा कि एक केंद्रीय योजना ही एकमात्र रास्ता है जिससे हर रुपए का सही इस्तेमाल हो और देश को एक तय दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। मतलब ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं था, ये एक तरह से राष्ट्र निर्माण का ब्लूप्रिंट था। बिल्कुल। इन योजनाओं का लक्ष्य सिर्फ जीडीपी बढ़ाना नहीं था, इनके पीछे बड़े सामाजिक लक्ष्य थे। आत्मनिर्भर बनना, अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करना और आखिरकार गरीबी को जड़ से मिटाना। ये एक बहुत बड़ा और आदर्शवादी सपना था। ठीक है, तो चलिए कहानी के पहले दौर में चलते हैं। उम्मीद और बड़े सपनों का दौर, यानी 1951 से 60 के दशक के मध्य तक। पहली योजना 1951 में आई। उस वक्त की सबसे पहली और बड़ी जरूरत क्या थी? लोगों का पेट भरना। हाँ, और ये एक बहुत ही व्यवहारिक फैसला था। नेहरू जानते थे कि एक भूखा देश क्रांति की ओर बढ़ सकता है। अच्छा। तो यह सिर्फ एक आर्थिक नहीं बल्कि एक राजनीतिक जरूरत भी थी कि सबसे पहले अनाज की कमी को दूर किया जाए। इसीलिए खेती पर इतना जोर। इसीलिए पहली योजना का पूरा फोकस खेती, सिंचाई और बांधों पर था। भाखड़ा नांगल जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स इसी दौर की देन है और ये योजना कामयाब भी रही। तो शुरुआत अच्छी रही, लेकिन फिर दूसरी ही योजना में कहानी ने एक बहुत बड़ा मोड़ ले लिया। 1956 में फोकस अचानक खेती से हटकर भारी उद्योगों पर चला गया। हाँ, स्टील प्लांट, बड़ी बड़ी मशीनें बनाने के कारखाने। ऐसा क्यों? ये तो बहुत बड़ा रिस्क लग रहा है। ये सिर्फ एक पॉलिसी का बदलाव नहीं था, ये एक दर्शन का बदलाव था। इसे महालनोबिस मॉडल कहते हैं। महालनोबिस मॉडल। हाँ, सोच ये थी कि अगर भारत को सच में आत्मनिर्भर बनना है तो उसे पश्चिम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हम अपनी मशीनें खुद बनाएंगे। स्टील और मशीनरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अच्छा। अगर हम इन्हें खुद बनाने लगे तो बाकी चीजें अपने आप विकसित हो जाएंगे। इसे ही ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं ना, कि ऊपर विकास होगा तो वो रिस रिस कर नीचे तक पहुंच ही जाएगा। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि सरकार ने अर्थव्यवस्था के सबसे ऊपरी माले पर पानी डालना शुरू किया, इस उम्मीद में कि ये रिस रिस कर नीचे तक जरूर पहुंचेगा। पर ऐसा हुआ नहीं। पर असल में ज्यादातर पानी ऊपर ही जमा हो गया। इसका दूसरा पहलू ये था कि आम आदमी की जरूरतों जैसे कपड़े, जूते या साइकिल को प्राथमिकता नहीं दी गई। इसका नतीजा ये हुआ कि देश में कमी और महंगाई का एक लंबा दौर शुरू हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा दांव था जो पूरी तरह सफल नहीं हुआ। और फिर तो शायद हालात और भी बिगड़ गए। तीसरी योजना जो थी 1961 से 66 तक, उसका लक्ष्य तो आत्मनिर्भरता था, लेकिन इस प्लान का तो पूरा हिसाब ही बिगड़ गया। ये भारतीय नियोजन के इतिहास का शायद सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दौर था। योजना शुरू हुई और एक के बाद एक आपदाएं आने लगीं। 1962 में चीन के साथ युद्ध। इतनी सारी मुश्किलें। हाँ, अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। ये योजना पूरी तरह से फेल हो गई। तो तीसरी योजना की इतनी बड़ी नाकामी के बाद क्या योजना बनाने वालों ने अपनी सोच बदली? मतलब क्या उन्होंने माना कि शायद उनका रास्ता ही गलत था? एक तरह से हाँ। इस नाकामी का झटका इतना जोरदार था कि सरकार ने अगले 3 साल यानी 1966 से 1969 तक कोई पंचवर्षीय योजना बनाने की हिम्मत ही नहीं की। अच्छा, तो ये ब्रेक था एक तरह का। हाँ, इसे योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे कहा जाता है। देश बस साल दर साल की योजनाओं पर चला। यहाँ से योजनाओं का चरित्र बदलना शुरू होता है। अब फोकस सिर्फ बड़े उद्योगों से हटकर
जमीनी हकीकत पर आने लगा था। और वो जमीनी हकीकत थी गरीबी। यहीं से गरीबी हटाओ का मशहूर नारा आया है ना? बिल्कुल। चौथी योजना 1969 से 74 में ये बदलाव साफ दिखा। अब बात सीधे गरीबी पर हमला करने की थी। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इसी समय हुआ। हाँ, इसी दौर में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिसका मकसद था कि बैंकिंग का फायदा आम आदमी तक पहुंचे। सरकार अब अर्थव्यवस्था में और ज्यादा सीधी भूमिका निभाना चाहती थी। तो एक मिनट, तीसरी योजना फेल हुई, फिर 3 साल का ब्रेक लिया, चौथी में गरीबी हटाओ पर फोकस किया, लेकिन फिर 5वीं योजना को भी बीच में ही रोक दिया गया। ऐसा लगता है कि 70 का दशक बहुत उथल-पुथल भरा था। बिल्कुल। क्या कुछ भी प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा था? आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। ये दशक राजनीतिक तौर पर बहुत अस्थिर था। इमरजेंसी लगी, सरकारें बदलीं। 5वीं योजना को गरीबी हटाओ और 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए याद तो किया जाता है, लेकिन राजनीतिक खींचतान की वजह से इसे अपने कार्यकाल से 1 साल पहले ही जनता पार्टी की सरकार ने खत्म कर दिया। अच्छा। ये दिखाता है कि सिर्फ अच्छे लक्ष्य तय करना काफी नहीं होता, उन्हें लागू करने के लिए राजनीतिक स्थिरता और जमीनी हकीकत की समझ भी उतनी ही जरूरी है। तो 80 के दशक तक आते आते तस्वीर क्या थी? क्या देश ने कुछ स्थिरता हासिल की? हाँ, 80 का दशक थोड़ा बेहतर था। छठी और 7वीं योजना के दौरान अर्थव्यवस्था थोड़ी पटरी पर लौटी। अच्छा। अब फोकस ज्यादा संतुलित था। ग्रामीण विकास, रोजगार पैदा करना और तकनीक को अपनाकर उत्पादकता बढ़ाना, इन योजनाओं को काफी हद तक सफल माना जाता है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आने वाला था। ठीक है, तो अब तक की कहानी एक सीधी लेकिन उतार चढ़ाव वाली लाइन में चल रही थी, लेकिन 1990 के दशक में जो हुआ उसने इस कहानी की स्क्रिप्ट ही बदल दी। हाँ, ये भारत की अर्थव्यवस्था का इंटरवल था, जिसके बाद पूरी फिल्म ही बदल गई। ये बिल्कुल सही उपमा है। 90 के दशक की शुरुआत में देश में फिर से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था। सरकारें तेजी से बदल रही थीं। और नतीजा 1990 से 92 के बीच फिर से 2 साल का योजना अवकाश आ गया। लेकिन इस बार असली संकट राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक था। भारत दिवालिया होने के कगार पर था। दिवालिया मतलब हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो गया था। खत्म ही हो गया था। हमारे पास सिर्फ कुछ हफ्तों का आयात बिल चुकाने के पैसे बचे थे। इतने बुरे हालात? हाँ, हालात इतने खराब थे कि भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। दशकों से जो बंद राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था हम चला रहे थे, वो आखिरकार हाफने लगी थी। और यहीं से आता है भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, 8वीं योजना 1992-97 और एलपीजी रिफॉर्म्स, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। हाँ, ये सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं था, ये एक तरह का वैचारिक आत्मसमर्पण था। अच्छा। एक राष्ट्र जो समाजवादी राज्य नियंत्रित सिद्धांतों पर बना था, उसे एक आर्थिक संकट ने मजबूर कर दिया कि वो उन्हीं बाजार की ताकतों को अपना ले जिनका वो 40 साल से विरोध कर रहा था। दरवाजे खोलने पड़े। लाइसेंस राज खत्म हुआ। हाँ, लाइसेंस राज को खत्म करना पड़ा। निजी कंपनियों को वो काम करने की आजादी मिली जो पहले सिर्फ सरकार कर सकती थी। लेकिन पुरानी कमांड वाली अर्थव्यवस्था से अचानक बाजार खोलने का फैसला, क्या इसका कोई विरोध नहीं हुआ? जरूर कुछ लोग होंगे जो कहते होंगे कि ये देश को बेचने जैसा है। बहुत जबरदस्त विरोध हुआ, राजनीतिक और वैचारिक दोनों स्तरों पर। कई लोगों को डर था कि विदेशी कंपनियां आकर देश की छोटी इंडस्ट्रीज को खत्म कर देंगे। लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। उस वक्त सरकार के पास कोई और रास्ता नहीं था। ये एक मजबूरी में उठाया गया कदम था जो बाद में एक अवसर बन गया। और 8वीं योजना को इसीलिए बहुत सफल माना जाता है क्योंकि इसने देश को एक नए रास्ते पर डाल दिया। और इसका असर भी दिखा। बिल्कुल। अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी, विदेशी निवेश आया और बाजारों में नई चीजें दिखने लगीं। ये हम जैसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव था, जो एक बंद अर्थव्यवस्था में बड़े हुए थे। अचानक से विदेशी ब्रांड्स, नए तरह के टीवी चैनल, देश का माहौल ही बदल रहा था। हाँ, ये सिर्फ एक आर्थिक नीति नहीं थी, ये एक सांस्कृतिक बदलाव भी था। भारत हमेशा के लिए बदल रहा था। तो इस बड़े बदलाव के बाद नए मिलेनियम में योजनाओं का रूप कैसा हो गया? क्या अब भी स्टील प्लांट और बांध ही प्राथमिकता थे? नहीं, अब कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी थी। 9वीं योजना में मानव विकास पर जोर दिया गया, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य। 10वीं योजना में गरीबी को आधा करने और जीडीपी को 8% पर ले जाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया और ये काफी सफल भी रही।
तो इससे पता चलता है कि अब अर्थव्यवस्था मैच्योर हो रही थी। बिल्कुल। अब हम सिर्फ बुनियादी चीजों से आगे सोच रहे थे। और 11वीं योजना में एक नया शब्द बहुत पॉपुलर हुआ, समावेशी विकास या इंक्लूसिव ग्रोथ। इसका क्या मतलब था? यह बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था। अब तक बहस जीडीपी की रफ्तार पर होती थी, 8% या 9% ग्रोथ। लेकिन अब यह सवाल पूछा जाने लगा कि इस रफ्तार का फायदा किसे मिल रहा है? क्या ये विकास कुछ ही लोगों तक सीमित है? हाँ, क्या विकास का फायदा सिर्फ कुछ शहरों और कुछ लोगों तक ही सीमित है? समावेशी विकास का मतलब था कि विकास ऐसा हो जिसका फायदा समाज के हर तबके तक, खासकर सबसे गरीब तक पहुंचे। अच्छा। तो अब मुद्दा सिर्फ ये नहीं था कि गाड़ी कितनी तेज चल रही है, बल्कि ये भी था कि उस गाड़ी में कौन कौन बैठा है। 12वीं योजना 2012 से 2017, जो भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना साबित हुई। इसका लक्ष्य था तेज, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। इसमें टिकाऊ शब्द भी जुड़ गया। हाँ, क्योंकि अब दुनिया पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज को लेकर भी सचेत हो रही थी। तो आप देखिए, सफर कहां से शुरू हुआ था? पेट भरने और कारखाने लगाने से। और हम कहां पहुंचे? और हम पहुंचे मानव विकास, समावेशी विकास और टिकाऊ विकास तक। ये योजनाओं के सफर के साथ साथ भारत के आर्थिक विकास के सफर को भी दिखाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर योजनाएं इतनी विकसित और परिपक्व हो रही थीं, तो 65 साल से चली आ रही इस पूरी व्यवस्था को 2015 में अचानक खत्म क्यों कर दिया गया? योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग क्यों बनाया गया? ये एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल है। इसके पीछे की सोच ये थी कि भारत 1950 के दशक वाला देश नहीं रह गया है। बिल्कुल। अब एक टॉप डाउन अप्रोच, यानी दिल्ली में बैठकर पूरे देश के लिए एक ही जैसी योजना बनाना कारगर नहीं रह गया था। हर राज्य की अपनी जरूरतें, अपनी चुनौतियां और अपनी ताकत है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दिल्ली में बैठा एक डॉक्टर पूरे देश के मरीजों को एक ही दवाई दे रहा है, चाहे किसी को सिर दर्द हो या पेट दर्द। बिल्कुल सही। नीति आयोग का आइडिया ये था कि हर राज्य को अपना डॉक्टर बनने दिया जाए, जो अपनी बीमारी का इलाज खुद तय करे, और केंद्र सिर्फ एक सलाहकार या थिंक टैंक की भूमिका निभाए। अच्छा, तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की सोच है। हाँ, जहाँ केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं, न कि केंद्र राज्यों को निर्देश देता है। अब 5 साल के एक बंधे बंधाए ढांचे की जगह 3 साल का एक्शन एजेंडा, 7 साल की रणनीति और 15 साल का विजन डॉक्यूमेंट है, जो ज्यादा लचीला है। हाँ, ये आज की तेजी से बदलती दुनिया के लिए ज्यादा लचीला मॉडल माना गया। ठीक है, तो चलिए इस पूरी दिलचस्प कहानी को समेटते हैं। ये पंचवर्षीय योजनाओं का सफर था। आजादी के बाद देश को पैरों पर खड़ा करने के लिए बांध और स्टील प्लांट बनाने से शुरुआत हुई। फिर गरीबी हटाओ का नारा और राजनीतिक अस्थिरता से गुजरे। 1991 में दिवालिया होने के बाद निजीकरण को गले लगाया और अंत में समावेशी और टिकाऊ विकास तक पहुंचे। एक लंबा और सबक सिखाने वाला सफर। हमने देखा कि कैसे कुछ योजनाएं सफल रहीं, कुछ बाहरी संकटों की भेंट चढ़ गई, और एक ने तो दिशा ही बदल दी। और एक योजना ने तो देश की दिशा ही हमेशा के लिए बदल दी। केंद्रीकृत योजना के इस विशाल प्रयोग के अपने फायदे थे। इसने शुरुआती दशकों में देश को एक दिशा दी, लेकिन समय के साथ ये व्यवस्था धीमी और कम लचीली लगने लगी।